सबका एजेंडा एक ही है कि हमने मोदी को हटाना है। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन है 106 BNS का, ये केवल और केवल ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। बवंडर ये बनाया कि ये सब ट्रक ड्राइवर के खिलाफ है। और एक और चीज़ जो सबसे आगे उठा के लेके आए, वो चीज़ आई कि इसमें जुर्माना 10 लाख होगा। और साहब हम कहाँ से लेकर आए 10 लाख जुर्माना? हम गरीब लोग हैं, 10 लाख अगर हमारे पास होते तो हम क्या ट्रक चलाते? अगर कोई व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसकी बाबत जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दे, पुलिस को दे दे, मजिस्ट्रेट को दे दे, तो कम से कम ये इंतज़ाम हो जाएगा कि उस बेचारे को हॉस्पिटल ले जाए, मेडिकल सुविधा मिल जाए, उसकी जान बच जाए। और जो आदमी ऐसा कर रहा है उसको कम सज़ा, और जो ऐसा नहीं कर रहा है, हिट एंड रन यानी कि मारे आदमी को और भाग जाए, तो उसको सज़ा ज़्यादा। जो हेल्प करेगा उसको सज़ा कम। पर हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने टेलीफोन करके ये कह दिया कि साहब मैं ये मानता हूँ, ये मुझसे एक्सीडेंट हो गया, मैंने कन्फेशन कर लिया, ये मान लिया, ऐसा नहीं। उसके लिए तो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, सब कुछ होगा। मौके पे खड़े होके करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100-200 गज आगे पीछे भी टेलीफोन कर देते हैं, 112 नंबर पे कर देते हैं टेलीफोन कि साहब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आप कौन हो? सब मैं तो एक दर्शक हूँ, या कुछ भी कह सकता है। मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, जो एरिया मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को भी कर सकता है। ये तो तय हो गया कि वो गिल्टी है, उसने किया है, तो उस वक्त ये चीज़ दी जाएगी। उस वक्त उसके पक्ष का वकील ये कहेगा कि साहब इसने तो इंटीमेट भी किया था, तो इसको 10 साल की नहीं, इसको 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। इसने इंटीमेट किया, उसका प्रूफ यहाँ पे है। तो वो जो चीज़ है, सज़ा कितनी दी जाएगी ये तो बाद में डिसाइड होगा, और उसी वक्त ये बात कही जाएगी कि जो इन्फॉर्म करने वाला था वो तो ये था, और उसका सबूत ये है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पे और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) पे कि उसे लेकर जो इतना बवाल मचा हुआ है, हकीकत क्या है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड IPS जो दिल्ली से हैं और दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं, श्री GS अवाना। तो आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, मसला ये है कि ये जो कानून है, ये 25 दिसंबर 2023 को ये जो तीनों कानून हैं, क्रिमिनल जो हमारे 3 मेन जो एक्ट हैं, इनका नोटिफिकेशन हुआ। हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनकी सिग्नेचर के बाद नोटिफिकेशन हो गया, और उनको भी कई दिन हो गए। उससे पहले ये सब चीज़ें मीडिया में भी आ चुकी थी, क्योंकि जो कॉपी है वो राज्यसभा में भी दी गई, लोकसभा में भी दी गई, तो ये सारा कानून तो सबको पता था। अब जो इन्होंने हिट एंड रन के ऊपर जो बवाल मचाया, उसमें लगभग 10 दिन का अंतराल है, और 10 दिन का जो अंतराल है वो अंतराल कुछ और इशारा करता है। भाई, जब पार्लियामेंट में सारा देश लाइव देख रहा था और हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सब बात बताई तो किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, और अब इतने दिन बाद आई तो इसके पीछे ज़रूर कुछ लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है
उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वो इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस कानून में। जो सेक्शन 106 है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, उसमें ना तो लैंग्वेज में कोई फ़र्क किया, लैंग्वेज वही है जो 279 304A IPC की थी। एक शब्द इधर से उधर नहीं है, केवल प्रोविज़न क्या बदला है? प्रोविज़न बदला है कि एक तो सज़ा बढ़ाई, क्योंकि पहले अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ आए और किसी की मौत वाक़या कर दे तो उसको 2 साल की मात्र सज़ा होती थी। पूरे संसार में कहीं भी कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जहाँ पे इस जुर्म की मात्र 2 वर्ष सज़ा हो। यहाँ तक की बात है, जिन लोगों ने ये कानून बनाया अर्थात अंग्रेज, उन्होंने अपने यहाँ पे जो सज़ा है आज यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में, वो है 14 वर्ष। कहाँ 14 वर्ष और कहाँ 2 वर्ष। अमेरिका में 12 साल, इसी तरह से जर्मनी में 10 साल, ऐसे ही है सब जगह। और ज़्यादातर जगह इस सज़ा के भी 2 हिस्से किए हुए हैं, जैसा इन्होंने किया है। ये भारत ने अपनी तरफ से नहीं किया, ये और देशों में भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसकी बाबत जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दे, पुलिस को दे दे, मजिस्ट्रेट को दे दे, तो कम से कम ये इंतज़ाम हो जाएगा कि उस बेचारे को हॉस्पिटल ले जाए, मेडिकल सुविधा मिल जाए, उसकी जान बच जाए। और जो आदमी ऐसा कर रहा है उसको कम सज़ा, और जो ऐसा नहीं कर रहा है, हिट एंड रन यानी कि मारे आदमी को और भाग जाए, तो उसको सज़ा ज़्यादा। इस तरह से पूरे संसार में ये कानून है, ये भारत में कुछ अलग से नहीं किया गया। तो इस बात को उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के साथ जोड़ा, जबकि एक्सीडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एक स्कूटर वाले ने दूसरे स्कूटर वाले को हिट किया और उसमें एक मर गया, और दूसरा जो स्कूटर वाला जिसने हिट किया उसके खिलाफ 304A का मुकदमा दर्ज हो गया। तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविज़न है, ये जो सेक्शन है 106 BNS का, ये केवल और केवल ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। ये कहीं नहीं, ये तो सबके लिए है भाई। कोई भी एक्सीडेंट, कार से खूब एक्सीडेंट होते हैं, टेम्पो से भी होते हैं, बसेस से भी होते हैं, 2 व्हीलर से भी होते हैं, बाइक से भी होता है। मैंने तो बाइक से एक्सीडेंट देखा है, उसमें जो है एक आदमी की जान गई। तो ये सब बवंडर ये बनाया कि ये सब ट्रक ड्राइवर के खिलाफ है। और एक और चीज़ जो सबसे आगे उठा के लेके आए, वो चीज़ आई कि इसमें जुर्माना 10 लाख होगा। और साहब हम कहाँ से लेकर आए 10 लाख जुर्माना? हम गरीब लोग हैं, 10 लाख अगर हमारे पास होते तो हम क्या ट्रक चलाते? ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, पहली बात तो मैंने तो पूरा नोटिफिकेशन देख लिया 25 दिसंबर 2023 का, उसके बाद से पार्लियामेंट बैठी नहीं है। अगर इस एक्ट में कोई संशोधन होगा तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है, पार्लियामेंट ही उसमें संशोधन कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है, आश्वासन कोई दे सकता है, कोई बात कह सकता है, पर जो लिखा हुआ है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं। उसमें तो जो जुर्माने की रकम है वो कहीं नहीं गई। उसमें कहा गया कि जुर्माना भी होगा। अब कितना होगा ये कोर्ट तय करेगा, कितने साल की सज़ा होगी ये कोर्ट तय करेगा। मैक्सिमम 10 साल की सज़ा है हिट एंड रन में, पर ज़रूरी नहीं है कि 10 साल हो। बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो मैक्सिमम होती है सज़ा
उसके उतनी तो कोई एक आध केस में होती है, वो तो सज़ा कम ही होती है जो हालात देख के और जो कोर्ट तय करता है। सवाल उठाते कि साहब ये जो है, अगर हमने वहाँ खड़े होके बताया, ये किया, तो हमें तो पब्लिक पीट देगी, पब्लिक ही मार देगी। तो फिर ये सिर्फ ट्रक वालों ने अपने ऊपर क्यों ले लिया? देखिए, ट्रक ड्राइवरों का तो ये दिमाग हो ही नहीं सकता कि वो ऐसी बातें करें। और सबसे पहले कि ये कानून ट्रक ड्राइवर्स के लिए केवल नहीं है, कहीं भी ट्रक ड्राइवर नहीं लिखा हुआ, कहीं भी कॉमर्शियल व्हीकल नहीं लिखा, कहीं भी प्राइवेट व्हीकल नहीं लिखा। ये कानून है सब व्हीकल्स का, बड़ा छोटा, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, सबके लिए। ट्रक ड्राइवर भी उसमें एक क्लास है। अब इसको किस तरह से बनाया कि भाई जुर्माना आपको इतना दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में कहीं नहीं है। अगर है तो किसी ने कोई बात कह दी हो तो वो बात दूसरी है कि कोई आश्वासन दिया या कोई बात किसी ने कही, पर हमें तो वो देखना है कि जो असल में कानून फाइनल बन के छप के नोटिफाइड हुआ है वही तो कानून होगा। जो बिल है वो एक्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, पार्लियामेंट में भी जब डिस्कशंस होते हैं तो प्रोविजंस को चेंज किया जाता है। अब किसने इनको बताया कि साहब आपकी कंडीशंस ऐसी है? क्या आज से पहले जो रोड एक्सीडेंट होता था उसमें कंडीशंस के बारे में कुछ कहा गया था? आज से पहले जो कानून था उसमें कोई प्रोविज़न ये था कि इसका मालिक जो है उसको ज़्यादा देर तक अगर ये घंटे काम कराए तो वो कुछ भी कर दे, उससे कोई भी मौत वाक़या हो जाए, ना तो ड्राइवर ना उसका मालिक उसको सज़ा मिले? कोई ऐसा प्रोविज़न था? नहीं था। कोई ऐसी बात थी कि उसने अगर बेचारे ने सैलरी कम मिली है तो उसकी सैलरी पूरी होनी चाहिए? ऐसा कहीं है? नहीं है। ये तो चारों तरफ से इकट्ठा करके और ट्रक ड्राइवरों की तरफ मोड़ दिया। और इसके मोड़ने के पीछे जो उद्देश्य है वो साफ साफ किसी को भी नजर आएगा। वो उद्देश्य है 2024 का चुनाव। अभी तो जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें कोई डेट नहीं है कि किस डेट से ये लागू होगा। जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी एक्ट होता है, उसमें प्रोविज़न होता है कि भाई ये फला तारीख से लागू होगा या फला तारीख से इन स्टेट में होगा, या ये होगा कि फला तारीख से इसके ये धाराएं लागू होंगी, बाकी धाराएं बाद में होंगी। तो इसमें तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब सबसे ज़रूरी इसमें जो पहली बात है वो ये कि जो हमारी एजेंसी हैं, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो मेन हिस्से हैं उनमें सबसे पहले आता है पुलिस, फिर आते हैं वकील और प्रोसिक्यूटर्स, फिर आते हैं जज। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये इनकी तो ट्रेनिंग हुई है पुराने एक्ट पे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट पे। अब इन्होंने करना है बीएनएस पे, अब इन्होंने करना है बीएनएसएस पे, अब इन्होंने करना है बीएसए पे। तो उसके लिए तो कम से कम 3-4 महीने की तो ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। अब मान लिया, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग देनी है, सबको देनी है। दिल्ली पुलिस की इस वक्त स्ट्रेंथ 1 लाख है। अब 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है, और दिल्ली पुलिस में जो इसके स्कूल्स हैं और कॉलेज हैं ट्रेनिंग के, उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो मात्र 7-8 हज़ार है। तो 7-8 हज़ार आदमी को आप 3-3 महीने का दें तो कितना समय लगेगा? अब उसके लिए
इन ट्रेनिंग सेंटर्स में तो संभव नहीं है कि सबको ट्रेन किया जाए। फिर कहाँ किया जाएगा? हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक यूनिट में एक ट्रेनिंग की यूनिट बनाई जाएगी। उसमें जो लोग हैं, सबसे पहले ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, टीओटी की जाएगी, और वो ट्रेनर्स हर डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाएंगे। फिर वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन यूनिटों में अपना ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करके और लोगों को ट्रेन करेंगे। ये तो पुलिस का है। अब सबसे बड़ा जो वर्ग है वो वकील है। उनके लिए क्या सुविधा है? तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो समुचित इंतजाम करेगी। इसी तरह से जो जुडिशियल एकेडमी है वो जजेस के लिए करेगी। अब उस सब में काफ़ी समय लगेगा, और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 7 से 8 महीने से पहले ये लागू नहीं हो सकते। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कोई इसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन जैसी कोई चीज़ खड़ा करने की बात थी? ये वही मॉडल है जो किसानों के लिए किया, वही मॉडल है, और उसमें वही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं आप उदाहरण के तौर पे कहूँ कि सबसे पहला शब्द कहाँ से आया? किसानों के जो 3 कानून थे उसमें पहला शब्द कहाँ आया? काला कानून। इसमें भी क्या बोल रहे हैं? काला कानून। उसमें भी किसानों को संगठित किया एक खास एरिया से, खास रीजन से। पूरे देश के किसान तो नहीं थे, कुछ रीजन के थे, और इसमें इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट किया। इसमें बस ड्राइवर नहीं है, इसमें कार ड्राइवर्स नहीं है, इसमें और कोई नहीं है, क्योंकि ये इजी टारगेट था। और उसको कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियंस को किया। अब ट्रांसपोर्ट यूनियन को जोड़ के और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले नैरेटिव बताया कि बोलना क्या है, फिर उनको कहा अरे भाई इसमें तो आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, और पहले 2 साल की थी, 5 गुना बढ़ गई, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कही गई, इसके पीछे बिल्कुल एक कैलकुलेटेड मूव है, और वही लॉबी है जो किसानों के पीछे थी। और आज किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है, और आज कई जगह किसान बैठ के उन्हीं 3 कानूनों को फिर से लागू करने की बात कर रहा है। तो जो उन 3 कानूनों को वापस लाने की बात करें, उसकी कितनी कवरेज है, कितनी सपोर्ट है, आप ये देख लें। तो यही सब अच्छी तरह से बड़ा सोची समझी रणनीति है, और इसमें वही लोग जुड़े हुए हैं और वही लोग अपना शुरू कर दिया है। इसमें भी लगभग वही सेटअप है, वही प्लेयर्स हैं। सरकार ने बड़ी जल्दी इस पे लेकिन काबू पा लिया, पब्लिक को पता भी नहीं चला। किसान आंदोलन का कुछ अनुभव काम आया, कैसे इसको काबू किया? देखिए, किसान आंदोलन में भी बीजेपी की एक राजनीति थी, और वो राजनीति थी बीजेपी की कि अगर उन्होंने सख्ताई दिखाई किसानों पे तो हमेशा के लिए बीजेपी के ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि किसानों को भाई बीजेपी ने गोली चलवाई, किसानों को मारा। तो उस कलंक से बचने के चक्कर में बीजेपी ढील देती रही, और गाजीपुर जैसी जगह पे ये लगातार महीनों बैठे रहे। ये तो उसी दिन भी भाग गए थे जब लाल किले पे तिरंगे झंडे का अपमान किया और अंदर घुस गए पुलिस का बैरिकेड तोड़ के, और पुलिस के ऊपर ये लोग डंडा बरसा रहे थे और पुलिस वाले लटक रहे थे। ये तो उसी दिन राकेश टिकैत जो है छोड़ के भाग गया था। उस तो रोया था उस दिन, पर इसको फिर आया, फिर बैठा कि भाई अच्छी तरह से जब लोग पूरे तौर पर इनके खिलाफ हो गए, तो जब बीजेपी ने इनका सफाया किया, और वो भी सफाया नहीं किया, रोल बैक किया, पीछे की तरफ वो कानून हटा लिए।
ये तो उसमें राजनीति थी। अब ट्रक जो ड्राइवर्स हैं, इनके तो बेचारों को अच्छी तरह पता है कि ऐसी कोई लॉबी वॉबी की बात नहीं है। अगर ये ज़्यादा रोकेंगे, ज़्यादा ये करेंगे तो सख्ताई से निपटा जाएगा और इनको काफ़ी नुकसान होगा। अभी भी मैं बात बताऊं, खुद ट्रक यूनियन बार बार कह रही है, कई जगह मैंने सुना है, जो अभी तो खैर समझौता हो गया इनका, जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बुला के समझा दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हड़ताल नहीं है। पर उससे पहले ही इन्होंने कह दिया कि हम किसी की आवाजाही को नहीं रोकेंगे, हम जो इसेंशियल सप्लाईज है उसको नहीं रोकेंगे। ये तो खुद ही डिक्लेयर कर चुके थे ये, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आप ज़रा सख्ताई से काम करोगे तो आपको वो रियायत नहीं मिलेगी जो किसानों को मिली थी। ये अच्छी तरह पता है इनको। तो ये भी चाहते थे कि थोड़ा बहुत हो जाए। अब देख लेना बाद में इसमें जो प्रोविज़न है, मान लिया 10 साल की सज़ा है तो घटा के 5 साल कर देंगे, 5 साल पे समझौता हो जाएगा, जुर्माना तो पहले भी नहीं था। तो इनको ये पता था। और एक आध जगह इनकी तरफ भी कुछ तरफदारी हुई, कुछ इनके खिलाफ हुई। जैसे एक राजस्थान में एक डीएम ने सख्ताई से कुछ बोला कि तुम्हारी औकात क्या है, ड्राइवर को ये कहा। और सीएम जो थे राजस्थान के, उन्होंने इसी बात पे कि आपने ट्रक ड्राइवर को ये क्यों कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, ये अच्छे शब्द नहीं है, और डीएम को बदल दिया। तो ऐसी भी चीज़ें हुई। और ऐसा भी हुआ एक जगह कि एक पुलिस के सिपाही को पीछे ये डंडा लेके भागे। तो हर जगह एक जैसी नहीं थी, पर कुल मिला के ये था कि ये इतने ना तो लंबे चलने वाले हैं और ना ही इनके पास वो फंडिंग जो है उसका लिंकेज है, क्योंकि किसानों में तो अच्छी फंडिंग आ रही थी, उनको सब कुछ सुविधाएं भी मिल रही थी और भत्ते भी मिल रहे थे। लेकिन आगे चल के वो कर सकते थे ना, अगर इन्हें ज़्यादा समय मिल जाता तो हो सकता है कि किसान आंदोलन की तरह इनके भी सपोर्टर्स बाहर से मिलते, या और भी कई चीज़ें होती जो उस समय हुआ था। किसान अपनी फसल का नुकसान नहीं किया था किसान ने कहीं भी। खेत पूरे जोते थे और बोए हुए थे, और वो उस पीरियड में आके बैठे हुए थे जब इतना काम नहीं था। और एक आदमी इधर आ गया तो 2 उधर थे। और यहाँ तो उसकी जीविका जो उसका खेत है वो ट्रक है, और ट्रक अगर चलेगा नहीं तो ना तो उनके मालिकों को पैसा मिलेगा, ना ड्राइवर को मिलेगा। और इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा कोई? उनके जो केस में था, किसानों के लिए इतने ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें तो कुछ खाने पीने को और कुछ थोड़ा सा भत्ता देने पे। इसमें तो आप जितना एक ट्रक कमाता है एक दिन में, इतना कौन दे देगा? और जिससे उसे उसमें मालिक को भी जाता है, ट्रक उसकी भी है, तो ये कितना जा सकते थे? ये तो लंबा खींच ही नहीं सकते थे। हालांकि दिखाया इन्होंने पहले भी, पीछे अगर आप इतिहास में देखें तो ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की है और वो खुद ही टूट भी गई, क्योंकि इनकी तो ये जीविका है। किसान का तो भाई फसल हो रही थी खेत में, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये आपको लगता है कि सरकार ने बड़ी जल्दी कार्रवाई की और खुद को एक तरह से क्या कहते हैं उसे, किसी मुश्किल में फंसने से बचा लिया? सरकार की ये एक मजबूरी थी कि वो इसको लंबा नहीं चला सकते थे। अब चुनाव थोड़ी ही दूर पे हैं, और जैसे ही इसको ढील दी जाती तो वो सारे तत्व जो एक्टिव हो गए थे उनको अच्छी तरह से मौका आके और ये खेल करना जो है वो शुरू कर देते। तो उनको ये मौका नहीं दिया। जो भारत के होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बुलाया, और वैसे भी इनकी यूनियन संगठित हैं, किसानों से ज़्यादा संगठित हैं। वो आए, आके उनसे बातचीत की, भाई यही तो बदलना है ना, हम कर देंगे यार, 8-9 महीने की बात है, अभी तो आप आराम से जाओ, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो पार्लियामेंट ही तो बदलेगी, उसमें हम ये कुछ चेंजेस करके ही इम्प्लीमेंट करेंगे, और सरकार इसके लिए सक्षम है। तो क्यों इस एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा विवाद करके और वो अपना माहौल ख़राब करते? और क्यों ये
अपोजिशन को ये मुद्दा उनके हाथ में देते तो उन्होंने दिया नहीं और तुरंत फुर्त में करके और इसको ख़त्म करा दिया। लेकिन आपको लगता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो बाहरी शक्तियां या अंदर की भी शक्तियां दोनों मिल कर के सरकार के खिलाफ हो जाती हैं और एक बड़ा बवंडर मचाने की कोशिश करती हैं? देखिए, ये तो प्रयास उनका रहता ही है, जो भी विपक्ष है, कि किसी भी तरह से कहीं भी कुछ भी कोई मुद्दा बने। और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी भी फ्लेयर अप करके बहुत बड़ा आग का गोला बन जाती है। तो उसके लिए भी ये होता है, ये सब तो सचेत रहने की आवश्यकता होती है और मौका ढूंढते हैं। और इसमें तो सब ताकतें एक साथ एकजुट जाती हैं। अभी भी आप देखें तो मैं राजनीतिक दलों का तो नाम नहीं लेता, पर सबका एजेंडा एक ही है कि हमने मोदी को हटाना है। हमने मोदी को हटाना है कि भाई आपकी उद्देश्य क्या है? मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है ये दूसरी बात है कि उसका जवाब दें या ना दें। तो ये तो हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी अब ये आ रही है कि भाई अगर ट्रक ड्राइवर कोई हिट एंड रन केस में कहीं दूर जा कर के थोड़ा आगे जा कर के पुलिस को बता देता है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। तो इस पे जो एक कन्फ्यूजन है, इस पे आप थोड़ा सा बताइए कि क्या है एक्चुअल में, क्या स्थिति है? देखिए, कानून में हर जगह किसी भी देश में उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि बार बार ये एक बात कही जा रही है, उसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि साहब जानबूझ के नहीं मारा जाता, मर जाता है आदमी रोड एक्सीडेंट में। अरे भाई, अगर जानबूझ के मारते तो उसके लिए तो मर्डर है। नए प्रावधान के जो पुराना था 302 होती आईपीसी की, अगर जानबूझ के मारते। इसीलिए तो इसमें सज़ा कम है कि जानबूझ के नहीं मारा परंतु लापरवाही की। लापरवाही क्या है कि ओवर स्पीडिंग हो गई। लापरवाही क्या है? ट्रैफिक नियम के पालन नहीं करना। लापरवाही क्या है कि गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, गाड़ी पे जो चला रहा है ड्राइवर उसने चप्पल पहन रखी है, पैर फिसल जाता है, वगैरह वगैरह। लापरवाही है ये। तो लापरवाही की तो सज़ा है। जानबूझ के जो सज़ा होती वो तो सीधा भयंकर होती, उसमें तो जन्म कैद और फांसी तक है। वहाँ 2 साल या 5 साल के ऊपर यहाँ बहस ना हो रही होती। और जो ये प्रोविज़न है बिल्कुल सही है कि जो हेल्प करेगा उसको सज़ा कम। पर हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने टेलीफोन करके ये कह दिया कि साहब मैं ये मानता हूँ, ये मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, मैंने कन्फेशन कर लिया, ये मान लिया, ऐसा नहीं। उसके लिए तो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, सब कुछ होगा। यहाँ तो उसे केवल और केवल ये बताना है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि एम्बुलेंस आ सके, पुलिस आ सके, उसको ले जाए हॉस्पिटल में, उसकी जान बच जाए। और इसमें बार बार भी मैं ये फिर से कहता हूँ कि मौके पे खड़े होके करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100-200 गज आगे पीछे भी टेलीफोन कर देते हैं, 112 नंबर पे कर देते हैं टेलीफोन कि साहब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आप कौन हो? सब मैं तो एक दर्शक हूँ, या कुछ भी कह सकता है। मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, जो एरिया मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को भी कर सकता है। और अगर ले जा सकता है तो ले जाए। बहुत सारे लोग ले जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, जो इंजर्ड होता है उसको हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक है, एक आध केस में पीटा भी होगा, पर बहुत सारे केसों में तो लोग ले जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ पर ये अच्छा था, ये ले जाके इसकी जान बचा दी। अब भी होता है। लेकिन एक चीज़ है, आपने कहा कि एक दर्शक की तरह आप इन्फॉर्म कर दें, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है जिसने ये किया है, हिट एंड रन जिसने किया है, वो अगर इन्फॉर्म करता है तो उसकी सज़ा कम होगी या नहीं होगी, इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये तो दर्शक वाली बात हो गई यहाँ पे। देखिए, ये तो कोर्ट में बाद में साबित होगा कि किसने किया है।
जब वो इंटीमेशन दे रहा है उस वक्त तो वो एक इन्फॉर्मर के रूप में इंटीमेशन दे सकता है। इसके बाद में जो भी सबूत होंगे उन सबूतों के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अब सबूत क्या है? सबूत ये है, आजकल जो हमारा BSA है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्राइमरी एविडेंस होगा, जैसे कि ऑरल एविडेंस होता है। तो अगर एक आदमी कैमरा लगा ले गाड़ी के आगे भी और पीछे भी, जो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 2000 से लेकर 2500 के बीच में सारा लग जाता है, रिकॉर्डिंग भी और 2 कैमरे लग जाएंगे, और वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो इस बात का सबूत होगा कि गलती पैदल चलने वाले की थी, कि वो दौड़ के सीधा आके उसको हिट किया ट्रक को, या बाइक की थी या कार की थी। तो उसमें जो इतने सालों से एक भारी जो वाद विवाद चल रहा था कि हमेशा बड़ी गाड़ी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, तो उससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि इसमें आपके पास में सॉलिड प्रूफ है जो हमारा जो कानून है उसको मानता है। वो ये चीज़ इसमें चेंज की गई है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। छोटे ने गलती की है तो छोटे के खिलाफ मुकदमा होगा। जिसने किया है वो अगर बता दे तब। जो कहते हैं कि वो शुरू में नहीं बता रहा कि मैंने किया है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वहाँ ये देखा जाएगा जब उस पे कोर्ट में ये साबित हो जाएगा किसने किया है, तो उसके बाद में बहस होती है कि कितनी सज़ा दी जाए, जिसे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आर्गूमेंट कहते हैं। उस पे जब आर्गूमेंट होगा, ये तो तय हो गया कि वो गिल्टी है, उसने किया है, तो उस वक्त ये चीज़ दी जाएगी। उस वक्त उसके पक्ष का वकील ये कहेगा कि साहब इसने तो इंटीमेट भी किया था, तो इसको 10 साल की नहीं, इसको 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। इसने इंटीमेट किया, उसका प्रूफ यहाँ पे है। तो वो जो चीज़ है, सज़ा कितनी दी जाएगी, ये तो बाद में डिसाइड होगा, और उसी वक्त ये बात कही जाएगी कि जो इन्फॉर्म करने वाला था वो तो ये था और उसका सबूत ये है। वो तो बाद की बात है। ये इसका शुरू में ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि साहब शुरू में कह देगा तो वो तो खुद ही उसने मान लिया कि उसने किया है, तो फिर तो बाद में कोई तफ्तीश ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रिटायर्ड IPS श्री GS अवाना। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।